एक जंग वेनेजुएला और अमेरिका के बीच दुनिया के उस छोर पर चल रही है, तो दूसरी जंग उत्तर प्रदेश के संभल में। यह जंग अवैध कब्जे के खिलाफ है। सीएम योगी के बुलडोजर ने कट्टरपंथियों के विरुद्ध मोर्चा संभाला हुआ। अकेले इस शहर में योगी के पीले पंजे ने 3 टारगेट लॉक किए हुए हैं, जिसमें एक मदीना मस्जिद है, जिसे गिराने के लिए अब 13 घंटे का वक्त बचा है। दूसरा टारगेट है बुलडोजर ने पूरा किया, जहां तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जे की चिंदी चिंदी बिखेर दी गई। और बुलडोजर का तीसरा टारगेट है संभल की शाही जामा मस्जिद के करीब कब्रिस्तान की जमीन, जहां अवैध मकान बनाए गए। इन्हें बुलडोजर एक्शन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। 2026 में सीएम योगी के बुलडोजर ने अपने एक्शन के पहले चरण को अंजाम दे दिया है। दूसरा चरण बस शुरू होने वाला है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, गर्मी शांत कर देता है। जो बुलडोजर एक्शन होगा उसकी भी तैयारी कर ली गई है। मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। बुलडोजर ने तेल भरवा लिया है, पूरी तैयारियां कर चुकी है। जो फ्यूल भराना होता है वो फ्यूल भरा लिया गया है। ये बुलडोजर तैयार है पूरी तरीके से। योगी के पहलवान के ड्राइवर ने स्टीयरिंग भी संभाल ली है। हम अपनी मशीन को सही तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, डीजल वगैरह भरवाते हैं। और भी उसमें जो भी कमी हवा वगैरह की होती है उसे पूरा करके रखते हैं। योगी प्रशासन का पीला पंजा मदीना मस्जिद गिराने को तैयार है। बुलडोजर एक्शन होगा उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और आप देख सकते हैं कि ये वो बुलडोजर है जो सलेमपुर गांव पहुंचेगा और मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। क्या क्या तैयारी की जा रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो बुलडोजर है पूरी तरीके से तैयार है। संभल की मदीना मस्जिद अब केवल कुछ ही घंटों की मेहमान रह गई है, क्योंकि इसकी मेहमान नवाजी करने के लिए योगी का बुलडोजर तैयार है। सिर्फ 13 घंटे और मदीना मस्जिद मलबे का ढेर बन जाएगी। बुलडोजर ने मस्जिद की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए अपनी खुराक ले ली है, ताकि जैसे ही प्रशासन की हरी झंडी मिले इसके पहिए तुरंत सलेमपुर सलार की मदीना मस्जिद की ओर मुड़ जाएं। ये बुलडोजर तैयार है पूरी तरीके से। मदीना मस्जिद को जमींदोज करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देख सकते हैं जिस पीले पंजे का इस्तेमाल कल होगा, उसी पीले पंजे से मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि ये जो बुलडोजर है मदीना मस्जिद को जमींदोज करेगा। योगी के बुलडोजर की दहशत ऐसी है कि भाईजान ने खुद ही छेनी हथौड़ा उठा लिया है। अवैध मदीना मस्जिद की दीवारों को मियां भाई खुद हथौड़ा मार मार कर तोड़ रहे हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर 30 साल पुरानी मस्जिद को अपने ही हाथों से ढहा रहे हैं, क्योंकि आज ये खुद मस्जिद नहीं ढहाएंगे तो योगी का बुलडोजर आएगा और मस्जिद को जमींदोज करके चला जाएगा। जी मीडिया की टीम से बातचीत के दौरान बुलडोजर के ड्राइवर ने बताया कि कैसे योगी के बुलडोजर को कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग के मैदान के लिए तैयार किया जाता है। जहाँ पर भी हमें बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक गिराना होता है, हम उसे वहाँ से वहाँ तक गिरा देते हैं। अच्छा जी, ये पूरी तैयारी पहले से बता दी जाती है? जी, पहले से ही बता दी जाती है। हमारे उच्चाधिकारी जो है उनके संज्ञान में होता है ये सारा मैटर। योगी का बुलडोजर संभल में केवल मदीना मस्जिद के खिलाफ ही बिल्कुल नहीं छेड़े हुए है, बल्कि संभल में ऐसी कई और जगहें भी पहचान की गई हैं जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। दीवार तोड़ता बुलडोजर, सीढ़ियों को समतल करता पहलवान, बाउंड्री वॉल को गिराता पीला पंजा। ये तस्वीरें संभल की ही हैं, जहां 2 सरकारी तालाबों पर भाईजान ने कब्जा कर रखा था। और जब अतिक्रमण की जांच के लिए लेखपाल मौके पर पहुंचे तो भाईजान की फौज ने लेखपाल पर ही जानलेवा हमला कर दिया। आरोप जाकिर, साबिर और अनीस पर लगा है। 4 लोगों के साथ मिलकर तो उस पर जानलेवा हमला करा है। बात कुछ नहीं थी, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। बस ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसके पक्ष के लोग हैं, उनसे कब्जा न छुड़वाया जाए। लेखपाल पर हमले की जानकारी मिलते ही योगी के बुलडोजर ने मोर्चा खोल दिया और दोनों तालाबों पर किए गए अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। एक तालाब को पाट कर उस पर अवैध रूप से मकान बना दिए गए थे, जिनकी दीवारों से लेकर हर एक कोने को बुलडोजर ने मिट्टी मिट्टी कर दिया। बुलडोजर को देख महिलाएं घर का सामान बटोरने लगी
किसी ने मेज, किसी ने बर्तन, तो किसी ने कंबल उठा लिए। इसी तरह दूसरे तालाब पर भी योगी के पहलवान ने हुंकार भरी तो 4 बीघा जमीन पर कब्जा करने वाला कब्जाधारी ग्रामपति सिहर उठा। बुलडोजर ने तालाब के कब्जे वाली जमीन पर उपजी सरसों तक को रौंद डाला। जो तालाब की लैंड है, जिस पर बहुत पहले ही धारा 67 की कार्रवाई की गई थी, परंतु ये लोग लगातार उस आदेश की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए आज बुलडोजर की कार्रवाई करके वो कब्जे हटवाए जा रहे हैं। तालाबों पर अतिक्रमण को उखाड़ने के बाद पीले पंजे को संभल में ही अगला टारगेट भी मिल गया है। जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपियों को योगी प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपी सभी 22 मकानों और दुकानों को खाली कर दें, नहीं तो सभी 48 लोगों के अवैध निर्माण के सामने ठीक 15 दिन बाद योगी का बुलडोजर खड़ा होगा। सभी अवैध मकान और दुकानें समतल हो जाएंगी और यहाँ कुछ दिखेगा तो वो होगा केवल मिट्टी और मलबा। साफ है 2026 में योगी का बुलडोजर सबसे पहले संभल में ही गरज रहा है। संभल को उसकी 50 साल पुरानी पहचान को वापस दिलाने की तैयारी है। इसके लिए पीले पंजे को पावर दे दी गई है, बस आदेश का इंतजार है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। संभल में साल 2026 का पहला बुलडोजर एक्शन आपने देखा, मगर साल 2026 में सीएम योगी का दूसरा बुलडोजर एक्शन संभल से करीब 170 किलोमीटर दूर बागपत में दिखाई देना तय हो रहा है, क्योंकि प्रशासन ने बागपत में बुलडोजर का बिग टारगेट सेट कर दिया। 29 अवैध कॉलोनी को नोटिस दे दिया गया और यकीन मानिए इस बात की पूरी आशंका है कि पीला पंजा हर किसी को अपने शिकंजे में लेगा, लेकिन योगी के बुलडोजर से भाईजान क्यों सहमत? इस रिपोर्ट में जरा देखिए। नींव उखाड़ दी, दीवारें ढहा दी और तो और आधे अधूरे निर्माण को तहस नहस भी कर दिया। साल 2026 में सीएम योगी का दूसरा बुलडोजर एक्शन बागपत में दिख सकता है, वो भी कुछ इसी तरह के ताबड़तोड़ अंदाज में, क्योंकि बागपत में मौजूद अवैध कॉलोनियों पर पीले पंजे ने पहले भी इसी तरह से शिकंजा कसा था। लेकिन इस बार बागपत में बुलडोजर का ट्रेलर पहले से भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। दरअसल बागपत में अवैध निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें 29 अवैध कॉलोनियों की निशानदेही की गई है। अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तय समय पर जवाब देने की अपील की गई है। सभी जो चिन्हित कॉलोनीज हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो मानक हैं टीपीडी एक्ट के, उनसे संबंधित अगर कोई उनको वायलेट करके, बिल्डिंग बायलॉज को वायलेट करके, जोनिंग रेगुलेशंस को वायलेट करके जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार जारी है। बता दें कि प्रशासन ने जिन 29 अवैध कॉलोनियों को नोटिस दिया है उसमें बागपत का नामी स्कूल गेटवे भी शामिल है, जिसके एक हिस्से को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। लिहाजा अब स्कूल प्रशासन से भी नोटिस के जरिए जवाब मांगा गया है। हालांकि बुलडोजर एक्शन से पहले ही अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें वही बात थोड़ी सी है कि उसमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि इसमें जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ बनाई, फिर उसमें जो गरीब लोग मकान वगैरह खरीदते हैं या लेते हैं, वो बेचारे सारी जिंदगी उनकी जमा पूंजी उसमें जाती रहती है। तो गरीब आदमी इस पे जो पिसता है वो गलत है। किसके खिलाफ? बिल्डर्स का तो कुछ नहीं होता, जो गरीब जनता है वो इसमें पिस जाती है और उनके पूरी जिंदगी का उनका तो मकान और सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। मतलब ये कि अगर अवैध कॉलोनियों के दस्तावेज नहीं दिखाए गए, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो फिर योगी का बुलडोजर एक बार फिर से बागपत में दहाड़ेगा। अवैध कॉलोनियों पर बने अवैध निर्माणों को जमींदोज करेगा। यानी संभल के बाद बागपत में साल 2026 का दूसरा बुलडोजर एक्शन होना तय है। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन संभल और बागपत ही नहीं, योगी का बुलडोजर यूपी के हर अवैध अतिक्रमण पर गरज रहा है। बुलडोजर की पहुंच से कोई भी कब्जा दूर नहीं। लखनऊ और मेरठ, इन दोनों जगह आज प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लखनऊ के निशांतगंज इलाके में चांद मस्जिद के पास बनी दीवार पर एलडी ने कार्रवाई की। मस्जिद कमेटी को कागज दिखाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया, तो मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजा। सड़कों पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण ध्वस्त किए गए। ग्रीन कॉरिडोर और अतिक्रमण मुक्त शहर के एजेंडे पर प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको लखनऊ से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चांद मस्जिद के पास बनी अवैध दीवार को गिरा दिया है। तस्वीरें देखते हैं कि सामने की तरफ वो दीवार है जिसको लेकर विवाद हुआ है और उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस फिलहाल दीवार को तोड़ा है। ये सामने की तरफ मस्जिद है, आप देख सकते हैं कि ये सामने की तरफ मस्जिद है और यही मस्जिद यहाँ पर बनाई है और फिलहाल इसी के पास ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर पहुँची थी। ये देखिए, ये सामने की तरफ जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो तमाम जो ये कार्रवाई है वो आज यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो दीवार ये उठाई जा रही थी, इसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की है और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक एक चीज़ जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। फिलहाल ये ज़मीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनाया गया है, यहाँ पर निर्माण किया गया है, उसको लेकर भी तमाम जो जानकारियां हैं वो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मस्जिद से मांगी हैं। देखिए, ये मस्जिद है और इसके आसपास की जो दुकानें हैं इनको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण और मस्जिद कमेटी की टीम 2 दिन के बाद एक साथ यहां पर बैठेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं ये शाही ईदगाह मस्जिद है, चांद मस्जिद इसको कहा जाता है, निशादगंज में ये मस्जिद है। योगी का बुलडोजर एक्शन तो आपने देखा, लेकिन योगी के यूपी के अलावा एक और राज्य है जहां बुलडोजर आजकल बहुत गरज रहा है। ये राज्य असम, जहां बड़ी संख्या में घुसपैठियों का अवैध कब्जा था और अब यहां नए साल में बुलडोजर ने घुसपैठी के अड्डे को समतल करके कई हजार हेक्टेयर जमीन पर कब्जा हटाया है। हमें घुसपैठियों का भोग हमें नहीं चाहिए। आसाम से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाए। असम में घुसपैठियों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए ये तस्वीरें जरा गौर से देख लीजिए। साल जाते जाते 87 एकड़ जमीन पर बुलडोजर ने कब्जा हटा दिया और नए साल के दूसरे ही दिन ऐसा बुलडोजर एक्शन हुआ कि सीधा 770 हेक्टेयर जमीन घुसपैठियां मुक्त करवा दी गई। यानी पिछले 4 दिनों में हिमंता का बुलडोजर ऐसा चला है कि करीब 985 हेक्टेयर जमीन से घुसपैठियों का कब्जा हट चुका है। घुसपैठियों को असम के सीएम का न्यू ईयर वाले गिफ्ट की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें, जहां बुलडोजर आए और भाईजान के कब्जे वाले खेल का पक्का हिसाब कर डाला। तस्वीरें असम के जमुना मोदुगा रिजर्व फॉरेस्ट की, जहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था। घुसपैठियों का कब्जा कितना बड़ा था उसका अंदाजा इस लिहाज से लगाइए कि इस रिजर्व फॉरेस्ट की कुल जमीन लगभग 1121.73 हेक्टेयर है, जिसमें से 770 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा था। इस जमीन पर 1250 से भी ज्यादा परिवार कब्जा करके रह रहे थे, जिनमें से ज्यादातर कब्जा अवैध बांग्लादेशियों का था। जंगल पर कब्जा करने वाले इस कब्जा गैंग का हिसाब हुआ शुक्रवार को, जब जमीन को घुसपैठियां फ्री करवाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 50 बुलडोजर आए। घुसपैठियां माहौल ना बिगाड़ सके, इसके लिए असम पुलिस और सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों की तैनाती कर रखी थी। खुद सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जंगल की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। सीएम हिमंता 2-2 कह चुके हैं कि घुसपैठिए असम छोड़ दें। অচিনাকি লোকক আহ্বান জনাম যে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে সত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাওক। চৰকাৰে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে, এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া জাতি জাগিছে। हिमंता कैसे घुसपैठियों और उनके अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने में लगे हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि असम में 2021 से लेकर अब तक 1.45 लाख बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है, जो कि अगर कैलकुलेट की जाए तो 193 किलोमीटर बनती है। इसमें से सिर्फ 2025 में ही ऐसा बुलडोजर एक्शन हुआ कि 20,000 बीघा जमीन एक ही साल में मुक्त करवाई गई। इसके अलावा बड़ा एक्शन अवैध बांग्लादेशियों पर भी हुआ, जब 2000 घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेज दिया गया। अपनी घुसपैठियां बाहर करो नीति के तहत असम के अलग अलग डिप्टी कलेक्टर को भी ये आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी संदिग्ध अवैध घुसपैठिए की जानकारी मिले और वो सही साबित हो तो बिना किसी ट्रिब्यूनल पर भेजे सीधा ही 24 घंटों में घुसपैठियों को वापस भेजा जाए। यानी हिमंता का संदेश साफ है कि घुसपैठिए असम छोड़ो, वरना बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या, असम के हिमंता फोर्स पाताल में से भी उन्हें ढूंढ कर निकालेगी और बाहर कर देगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी फोर्स ने संकल्प लिया है कि 2026 में उत्तर प्रदेश से अपराध को अब तक के सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड पर ले आए। यही वजह है कि योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। 1 जनवरी लगते ही योगी फोर्स ने पहली गोली भाईजान को मारी और बीते 3 दिनों से एक्शन यूं ही बरकरार। बीती रात अमजद खान मुठभेड़ में लगा हुआ, वजह जानेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया, बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। पैर में कपड़ा बंधा है, दोनों हाथ खाकी के कंधों पर हैं, पांव लंगड़ी चाल चल रहे हैं, चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। ये एक हिंदू बेटी से छेड़छाड़ का हश्र है, क्योंकि योगी के उत्तर प्रदेश में बेटी की अस्मत से खिलवाड़ तो दूर, आंख उठाकर देखने वालों को भी लंगड़ा कर दिया जाता है। इसका नाम है अमजद खान। इस पर हिंदू नाबालिग बेटी के साथ रेप का आरोप है। इसने पहले हिंदू बेटी के साथ रेप किया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। लगातार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद से योगी फोर्स अमजद खान की तेजी से तलाश में जुटी थी। ललितपुर पुलिस को आरोपी अमजद बानपुर थाना क्षेत्र के पास नजर आया, जहां मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त अमजद पुत्र शकूर को थाना बानपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, एक जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन इमरान, दूसरे दिन फजल, तीसरे दिन अमजद खान। योगी फोर्स नए साल की शुरुआत के बाद से ही आरोपी भाईजान को दबोच रही है, जो ये बताता है कि आरोपी किसी भी मामले में क्यों ना हो, योगी की पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती देने के लिए हार्ड हिट कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है। बीती रात योगी फोर्स ने एक तरफ अमजद खान का टिकट टू यमराज काटा, तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची के गैंग रेप के आरोपियों को भी चलने लायक नहीं छोड़ा। स्ट्रेचर पर दर्द से कराह रहे इन दोनों आरोपियों को यूपी पुलिस ने कई राउंड फायरिंग के बाद पकड़ा है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पहले 6 साल की बच्ची का रेप किया, फिर उस मासूम को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। ये दोनों बच्ची के रेप और हत्या के आरोपी हैं। ये दोनों एक ही मकान में किराए के घर में रहते थे और अब एक ही अस्पताल में योगी फोर्स के पीतल का शिकार होने के बाद बेड पर पड़े हैं। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी की पुलिस की कांवरा रोड पर इनके साथ मुठभेड़ हुई, जहां इन दोनों के पैरों में गोली लगी और ये दोनों एक पैर के हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए। इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी फोर्स नए साल पर प्रदेश से अपराध और अपराधियों के सफाई के मिशन को तेज कर चुकी है। यही वजह है कि सूरज ढलते ही यूपी में पुलिस सड़कों पर होती है और आरोपी अपनी पहचान छिपाए बिल में घुस जाते हैं। लेकिन योगी फोर्स के सामने उनकी एक तरकीब काम नहीं आती। तभी तो ललितपुर और बुलंदशहर के अलावा योगी की पुलिस से ग्रेटर नोएडा में लूट के आरोपी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वो जख्मी हो गया। आरोपी रास्ते में आते जाते लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। इस बदमाश पर आधा दर्जन से भी ज्यादा लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह संभल में पुलिस की गोली से शातिर चोर राहित और उसका साथी छूटल्ला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। हरदोई में भी योगी की पुलिस ने एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। जिस तरह से योगी फोर्स अपराधियों के पैरों में ताबड़तोड़ पीतल ठोक रही है, उसने अपराध जगत के बड़े से बड़े बदमाशों के जहन में दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि अभी तो ये बस 2026 की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक के बाद एक एनकाउंटर्स के बीच योगी की पुलिस ने
गोरखपुर में लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया। ये लुटेरी गैंग महिलाओं के दुश्मन है। इस गैंग को ऑपरेट करने वाली महिलाएं ही हैं जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की खतरनाक वारदात को अंजाम देती थी। लेकिन योगी फोर्स ने इनका भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह की 36 महिलाओं और 4 पुरुषों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस को सेफ्टी पिन और नकली सांप छिपकली बरामद हुई। अब आप सोचेंगे कि इन चीजों का काम क्या है। तो दरअसल लुटेरी गैंग सवारी बनकर ऑटो टेम्पो में चढ़ती थी, अकेली महिलाओं को निशाना बनाती थी, फिर सेफ्टी पिन चुबाकर ध्यान भटकाती थी और नकली सांप छिपकली दिखा करके डर पैदा करके कीमती गहनों पर हाथ साफ करती थी। पुलिस अब इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और इस गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी अब तय मानी जा रही है। उधर मध्य प्रदेश का न्यू दमोह इलाका, जहां पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट्स बनाए गए। ये फ्लैट्स गरीबों को मिलने थे, लेकिन आरोप ये कि इन फ्लैट्स पर कट्टरपंथी गैंग ने अवैध रूप से कब्जा किया और उसके बाद शुरू हुआ कब्जा गैंग का आतंक। उन पर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप है, उन पर हमले होने लगे। हालात ये हो चुके कि वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के दबाव में पुलिस और प्रशासन हरकत में आए, लेकिन सवाल ही कि खुलेआम हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? अब तक क्यों कट्टरपंथी कब्जा गैंग के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या मध्य प्रदेश में बांग्लादेश वाला वायरस फैल चुका है? हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या एमपी में कट्टरपंथी कब्जा गैंग का आतंक बढ़ चुका है? कसाई मंडी के लोगों द्वारा वहां पे कब्जा किया गया है। हिंदू इलाके में गौ हत्या वाली साजिश का मकसद क्या है? कसाईयों के द्वारा गौ हत्या भी उसी क्षेत्र में करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का यह वही इलाका है जहां हिंदुओं का रहना अब मुश्किल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि न्यू दमोह के इस इलाके से लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं, अपने घर मकान छोड़ रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, न्यू दमोह के इस इलाके में बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी वायरस का फैलना। ताले तोड़कर असामाजिक तत्वों द्वारा, खासतौर से कसाई मंडी के लोगों द्वारा वहां पे कब्जा किया गया है। अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें संजू अहरवाल जी हमारे साथ है, दलित समाज से आते हैं। इनके लिए घेर कर मुस्लिम समाज के लोगों ने मारा, तलवार से मारा। न्यू दमोह इलाके में बने ये वही फ्लैट्स हैं जिन पर न सिर्फ कट्टरपंथी मियां भाई ने कब्जा जमा रखा है, बल्कि वो इस इलाके में लगातार आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। इन फ्लैट्स में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि कट्टरपंथी ब्रिगेड हिंदुओं को निशाना बना रही है, हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रही है। इलाके में ड्रग्स और नशे का कारोबार भी जारी है। इसके अलावा अवैध गोकशी भी की जा रही है। वहाँ पे लेकिन एक विशेष नैरेटिव के तहत हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन फ्लैटों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, वहाँ पे कब्जे किए गए कसाईयों द्वारा। दूसरा, वैश्यावृत्ति जैसे कार्य उस क्षेत्र में हो रहे हैं। वहाँ पे नशे का काम हो रहा है। नए दमोह के पीछे वहाँ पे कसाईयों के द्वारा गौ हत्या भी उसी क्षेत्र में करवाई जा रही है। अगर आप देखो कि लगातार वहाँ पे चाकूबाजी की घटनाएं आ रही हैं, लूट की घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही हैं। न्यू दमोह के इस इलाके में फैली अराजकता और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि कुछ रसूखदार लोग इन कट्टरपंथियों को पनाह दे रहे हैं, तभी तो इलाके के कट्टरपंथी भाईजान बिना किसी डर और हिचक के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके घर और मकानों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू समुदाय के लोगों की मांग है कि प्रशासन और पुलिस सख्ती से इस मामले की जाँच करे। जितने भी आवंटित हुए हैं मकान जो हम लोगों को, वहाँ पे ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और आधे से अधिक मकानों का ये नहीं मालूम कि मकान किसके हैं, कौन रह रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? एक बार मकानों की सर्चिंग चाहते हैं कि जिनको आवंटित हुआ तो वही रहें, और जो वहाँ नहीं रह रहे हैं तो जो जरूरतमंद उनको मकान दिए जाए, अवैध कब्जे खाली करवा कर। न्यू दमोह के फ्लैट्स में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग और हिंदू संगठनों ने इस मामले की जांच के लिए प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद एमपी पुलिस नींद से जागी है और वो जांच करने के लिए न्यू दमोह के इस इलाके में पहुंची। इसमें कुछ अराजक तत्व रहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं। तो ये जो पूरा आवंटन की प्रक्रिया है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं, और जो लोगों ने घर ले लिए उसमें से कुछ लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं, वो घर खाली करके चले गए या किराए पे दे दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में लीगली उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है, और जो घर खाली हैं उनका आवंटन दोबारा करवाना है, किस आधार पर करवाना है,
जो लोग रहते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना है। इस संबंध में लगातार चर्चा हो रही है और पत्राचार भी हुआ है। अब इसे एमपी पुलिस का नकारापन कहिए या कुछ और, क्योंकि एसपी साहब खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स के आवंटन में धांधली हुई है। इस इलाके में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का दबदबा भी है, खासकर कट्टरपंथी भाईजान ने आतंक मचा रखा है। तो सवाल खड़ा होता है, फिर एमपी पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी? क्यों अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों कट्टरपंथी मियां भाई पर लगाम नहीं कसी जा रही है? क्यों हत्या, लूट, गोकशी जैसी वारदातों को रोका नहीं जा रहा है? क्या एमपी पुलिस नकारी है? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी न्यू दमोह में हिंदुओं पर जुल्म जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर को शाहरुख खान ने क्या खरीदा कि सुपरस्टार शाहरुख के खिलाफ विवादित बयानों की भिड़ी लगी। प्लेयर इमरान के चक्कर में शाहरुख बुरे फंसे और विवाद इतना बढ़ गया कि बीसीसीआई को बैकफुट पर जाना पड़ा। इस पूरे विवाद का सेंटर पॉइंट सुपरस्टार शाहरुख खान कैसे बने, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शाहरुख गद्दार है, किंग खान राक्षस है, शाहरुख खान जिहादी है। शाहरुख को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। देश का सुपरस्टार शाहरुख खान राक्षस और गद्दार कैसे हो गया? क्या अब शाहरुख की फिल्म का बॉयकॉट होगा? इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बावजूद शाहरुख खान ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में खरीद लिया, जिसके बाद देश भर में शाहरुख खान का विरोध होने लगा। कई नेताओं से लेकर हिंदू संगठन शाहरुख के खिलाफ खड़े हो गए। इनके टारगेट पर शाहरुख आ गए। शाहरुख के नाम नफरती ऐलान कर दिया गया। गद्दार के बाद राक्षस वाला बयान आ गया। उसके बाद नंद किशोर ने शाहरुख पर विवादित टिप्पणी करके फिल्म को बॉयकॉट करने की अपील की। केकेआर के विवाद पर शाहरुख खान को सिर्फ हिंदू संगठनों ने ही नहीं घेरा, मौलाना ने भी फतवा जारी कर माफी की मांग की। इंसानी हमदर्दी, हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती के लिए और जज्बातों को और भावनाओं को समझने के लिए शाहरुख खान को ये डील कैंसिल करके मुस्तफिजुर रहमान को वापस करना था। जल्द से जल्द मुस्तफिजुर रहमान को वापस करके और भारत से माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस पूरे बवाल के बीच शाहरुख के लिए समर्थन की भी आवाजें उठी। मौलाना साजिद रशीदी ने शाहरुख का जीडीपी में योगदान बताया। शाहरुख खान है, वो उसकी वजह से हिंदुस्तान की फिल्मों को जो तमाम दुनिया में देखा जाता है, वो एक बड़ा चेहरा है आज के वक्त में। पहले भी लोग थे, आज के वक्त में बड़ा चेहरा है। और हिंदुस्तान की जीडीपी में जो रोल है शाहरुख खान का, उस रोल को भी लोगों को समझना चाहिए। ये इस तरह की बकवास करना कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान ये है, मुसलमान था इसलिए गद्दार कह दिया। अगर कोई हिंदू एक्टर होता उसको गद्दार बोल के दिखाते। पूरे हंगामे के बीच आखिरकार वो फैसला हो गया जिसे लेकर शाहरुख को घेरा हुआ था। हिंदू संगठन हंगामे की वार्निंग दे रहे थे। विरोध के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फरमान जारी किया है। इस हंगामे को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman. साफ है, बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदकर शाहरुख बुरे फंस गए। देश भर में उनके विरोध में आवाजें उठने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज में संगम तट पर 2026 में आस्था का पहला सबसे बड़ा मेला शुरू होने जा रहा है। माघ मेले के पहले स्नान के लिए सनातनियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सनातनियों का यह महोत्सव 45 दिनों तक चलने वाला है। इस उत्सव में किसी तरह का खलल या बाधा ना हो, इसकी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए मांग की जा रही कि माघ मेले में मुसलमानों का प्रवेश बैन किया जाए। इसमें पहले महाकुंभ में भी ऐसी मांग उठ चुकी है। अब माघ मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग से मुस्लिम मोहल्लों में हलचल है। मुसलमान संपर्क हमारे मेले में ना आवे या भी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बंद की जाए। संगम तट पर महाकुंभ के बाद दूसरा बड़ा सनातनी आयोजन शुरू हो चुका है। सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। माघ मेले के पहले स्नान पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और ये कल्याण पर्व है, तो जाहिर है इस पर्व में सनातनी किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं चाहते।
इसीलिए महाकुंभ के बाद एक बार फिर से मांग उठी है सनातनी मेले में मियां भाई की एंट्री हो बैन। ये भी जरूरी होना चाहिए क्योंकि गैर लोग आकर के कई व्यवस्थाओं को बिगाड़ लेते हैं और अपने रूप बना करके और बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं। तो इसीलिए ज़रूर होना चाहिए कि किसी प्रकार के भी ऊपर धर्म के ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगना चाहिए। हमारे इस पवित्र मेले में, कुंभ के मेले में, जो पौराणिक बहुत पुरानी परंपरा के आधार पर चलता चला आ रहा है, तो इसमें जो ये अपवित्र लोग हैं मुसलमानों का ये रुकावट किया जाए। ये मुसलमान जो है आकर के इस हमारे मेले में खंडित न करें, हमारे पूजा पाठ को अपवित्र न करें। सरकार से यह गुजारिश है। हाँ, हमारी राय है कि मुस्लिमों को नहीं आने दिया जाए। हिंदू का त्यौहार है और हिंदू की मास पूर्णिमा है, तो ये बेहतर रहेगा कि वो लोग हमारे धर्म से दूर रहे। ऐसा क्यों लगता है कि आगे अशांति फैलाते हैं, कोई बम फोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, इससे डर लगता है। सनातन धर्म का है और यहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो आना औचित्य है, आना भी नहीं चाहिए। संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं। माघी पूर्णिमा तक चलने वाले इस पर्व पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती है। जल पुलिस और गोताखोर भी मुस्तैद हैं। यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। मेले में आए श्रद्धालु इंतजामों से खुश हैं। बस उनकी एक ही कामना है कि अगले 45 दिनों तक चलने वाला ये महायज्ञ खंडित ना हो, इसलिए मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। 45 दिन का महास्नान ना आ पाए भाईजान। और मेरी मांग ये है कि जैसे दूसरे धर्म के लोग हमें कहीं नहीं जाने देते, जैसे मक्का में नहीं जाने देते, मदीना में नहीं जाने देते, वैसे यहाँ भी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बंद की जाए। हिंदुओं का है ना एक आर्थिक तीर्थ है, तो उसी के मुताबिक यहाँ हिंदुओं का ही एंट्री होना है, ना कि कोई मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए। जैसे हम मक्का में जाते हैं तो हिंदुओं को है ना जो कमेंट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसी तरह है ना यहाँ भी एक मोमडन को है ना एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर जय श्री राम बोलने में, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है और हिंदुओं से इतनी तकलीफ है, अगर कहीं और विदेशों में अगर मुस्लिमों को सताया जाता है तो ये लोग भारी मात्रा में विरोध करते हैं। अगर हिंदुस्तान में रह करके और हम लोग अगर जय वंदे मातरम और जय श्री राम बोलने में इनको दिक्कत है तो यहाँ मेले में आना अनुचित है, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और व्यापार भी करते हैं यहाँ पर आकर के, तो जब सारी चीज़ों से दिक्कत है, हिंदुओं से दिक्कत है, तो हिंदुओं के बीच में आकर के व्यापार भी नहीं करना चाहिए। लोग इस चीज़ों से भी थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। आज के पहले स्नान से लेकर ये मेला 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस महाआयोजन में किसी तरह का खलल न पड़े, इसके लिए साधु संत भी चाहते हैं कि गैर हिंदुओं की एंट्री इस स्थल पर बैन की जाए। मुस्लिम मोहल्ला सनातनियों की इस मांग को लेकर क्या कुछ सोच रहा है, वो भी सुनिए। वो आकर के यहाँ दुकान लगाएंगे और दुकान में पता लगा जूठा करके खिलाएंगे, पता लगा कोई पेशाब करके खिला रहा है, तो ऐसे लोगों का प्रवेश तो वर्जित होना ही चाहिए। एक अजीब तमाशा बन गया है कि हर त्योहार के मौके पे, हर मेले में कुछ न कुछ साधु संत इस तरह की बात कहते हैं जिससे देश में नफरत फैलती है। मक्का के अंदर कभी भी गैर मुस्लिम नहीं जाता, ना गया आज तक, ना कोई गया आज तक। उससे अलाउ है, अगर वैसे घूमने के लिए कोई जाता है तो वहाँ सब जाते हैं। सीएम योगी भी कहते रहे हैं कि एक सनातनी सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन सनातन के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। महाकुंभ के दौरान भी मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठी थी। अब माघ मेले में भी सनातनियों ने उसी तरह की मांग उठाई है। वजह है उनका अविश्वास। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान, नवरात्रि के दौरान उनकी आस्था को खंडित करने के मामले सामने आते रहे हैं, उसी के चलते इस तरह की मांग बार बार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या किसी सुप्रीम लीडर को उसी के मुल्क में अगवा किया जा सकता है, वो भी किसी दूसरे देश की स्पेशल फोर्स के जरिए? आप सोचेंगे शायद कि मुमकिन कैसे है, तो आपको बताएं कि आज कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी खुलेआम। दरअसल यूएस की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से पहले अमेरिका के आसमानी जंगबाजों ने वेनेजुएला की धरती पर बम गोला बारूद से ऐसी सनसनी मचाई
जिसे देखकर रूह कांप जाए। महज 30 मिनट के अंदर एक मुल्क में तख्ता पलट हो गया। महज 30 मिनट के अंदर एक तानाशाह का सरेंडर हो गया और महज 30 मिनट के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर दिख गया। आसमान से ताबड़तोड़ प्रहार, इमारतों से उठते काले धुएं का गुबार, भीषण बमबारी के बाद सड़कों पर मचा कोहराम। ये तस्वीरें वेनेजुएला की हैं, जहां अमेरिका ने अब तक के सबसे विध्वंसक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। मगर जानते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला पर हवाई अटैक जंग के लिए नहीं, बल्कि वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के हंट ऑपरेशन के लिए किया, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर किया गया ट्रंप का ये पोस्ट है। दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका में तनातनी बीते कई दिनों से चल रही थी। इससे पहले भी यूएस नेवी ने कैरेबियाई सी में वेनेजुएला के बोट्स को निशाना बनाया था। यूएस का आरोप था कि वेनेजुएला इन बोट्स के जरिए ड्रग्स का अवैध कारोबार कर रहा था। लेकिन आज सुबह अचानक ही ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या, अमेरिका के आसमानी जंगबाजों ने सबसे पहले ला कार्लोटा एयरबेस और फुएर्टे ट्यूना में हमला किया। यूएस ने वेनेजुएला के सैन्य संचार ठिकानों को तबाह कर दिया। 30 मिनट के ऑपरेशन में मादुरो फ्लोरेस गिरफ्त में आ गए। मादुरो और फ्लोरेस को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। यूएस की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये डेल्टा फोर्स की टॉप स्पेशल मिशन यूनिट का ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को सर्जिकल एक्सट्रैक्शन का नाम दिया गया। जिस अंदाज में अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूदी बारिश की, वो इस बात का संकेत दे रही थी, इस बार ट्रंप किसी भी कीमत पर मादुरो को नहीं बख्शने वाले। और हुआ भी यही। एक तरफ यूएस एयरफोर्स और नेवी वेनेजुएला के अलग अलग शहरों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से दहला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स सबसे बड़े हंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और वो था मादुरो पर शिकंजा कसना। आपको बता दें कि जिस डेल्टा फोर्स ने मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, वो इस तरह के मिशन को दशकों से करती आई है। दरअसल ये अमेरिका की विशिष्ट कमांडो यूनिट है। आईएसआईएस सरगना बगदादी को इसी यूनिट ने मार गिराया था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी इसी यूनिट ने पकड़ा था। टेरर ऑपरेशन और बंधकों के रेस्क्यू में इस टीम को महारत हासिल है। नवंबर 1977 में डेल्टा फोर्स की नींव रखी गई थी। मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही ट्रंप का साल 2026 का पहला ऑपरेशन सफल हो गया, और अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा। लेकिन वेनेजुएला का क्या होगा? वहां किसे सत्ता मिलेगी? या फिर ट्रंप का वेनेजुएला पर टोटल कंट्रोल होगा? फिलहाल इन तमाम सवालों पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।